हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 17। इससे पहले ऑलरेडी हमने 16 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है और इन सभी प्रैक्टिस सेट का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना रुपये खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं सेट 17 का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। पहला ऑप्शन में है नकटी, कांवर, कुशेश्वर। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, निम्नलिखित में से नकटी जो है ना, ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एक मानव निर्मित आर्द्र पक्षी अभयारण्य है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक आपका यहाँ पे है नागी। ठीक है, कौन सा है, नागी, और एक है आपका नकटी। ये दो पक्षी अभयारण्य है जो कि ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। कहाँ पे, बिहार के जमुई जिला में स्थित है। ये इनका सीमा देखेंगे झारखंड से भी लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसे नागी और नकटी को, ये दो जो आर्द्र पक्षी अभयारण्य है, इन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया था, 2024 में, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। जब हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे थे 2024 में, उस समय देखेंगे कि नागी और नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ये दोनों बिहार के जमुई जिला में स्थित है, याद रखना है। बाकी हम लोग जानते हैं कि कांवर जो है, ये कांवर झील, ये बिहार का पहला रामसर स्थल था जिन्हें 2020 में शामिल किया गया था। कुशेश्वर कहाँ है, कुशेश्वर ये दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, जो कि बिहार में ही है। तो नकटी, कांवर, कुशेश्वर, नागी, नकटी सब जो भी है, ये सभी बिहार में ही स्थित है, ये ध्यान रखना है। मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, कुछ दिन से थोड़ा सा फीवर डाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा खराश है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आवाज़ कहीं कहीं दबा हुआ हो सकता है। ठीक है, वैसे इसलिए हम 2-3 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। वजह ये था कि तबीयत ठीक नहीं था। आज कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है तो सोचा कि चलो आज थोड़ा सा वीडियो आज आप लोग को देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, पहला तो कि बिहार का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कांवर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है, ये कांवर पक्षी अभयारण्य है, जो कि बेगूसराय ज़िले में है। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। ठीक ना, जिसे 2020 में शामिल किया गया था। और ये भारत का 39वां था। ये जो था ना कांवर पक्षी अभयारण्य, जो कि ये बेगूसराय में, ये 39वां, भारत का 39वां था, जब बिहार का पहला था। ठीक है, और ये नागी देखेंगे तो ये 81वां है। ठीक है, 81वां रामसर स्थल है, जबकि नकटी 82वां रामसर स्थल है। ठीक है, और ये दोनों मानव निर्मित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जमुई जिला में 2024 में से शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, श्योर रहिएगा। निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ पे है, ये कटिहार में देखने को मिलता है। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, सीतामढ़ी में। ठीक ना, और उसके अलावा ध्यान रखना है कि बिहार के जो कुल आर्द्रभूमि है ना, उसका लगभग 90% कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरी बिहार में। बिहार को अगर हम दो भागों में बांटें कुछ इस तरीके से, ऐसे से दो भागों में बांट दें, और ये बांटने का काम कौन करता है जानते हैं, ये गंगा। यहाँ पे बक्सर जिला जो है, वहाँ से चौथा स्थान से ये प्रवेश करते हुए बिहार के लगभग दो भागों में विभाजित करते निकल जाती हैं। ठीक है, झारखंड के साहेबगंज होते हुए ये बंगाल में प्रवेश करती हैं। तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी मैदान, ठीक है, नीचे वाला दक्षिणी मैदान। तो जो ऊपर का उत्तरी जो मैदान है ना, यहाँ पे 90% आर्द्रभूमि देखने को मिलता है। ठीक है, यही वहाँ पे कहा जा रहा है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। बाकी पॉइंट और भी ध्यान में रखना है कि 2011 क्लस के अनुसार देखेंगे तो बिहार में कुल आर्द्रभूमि जो है वो कितना है, 4032, यानी कि 4032 वर्ग किलोमीटर लगभग में है। और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना परसेंट है, 4.40% है। ठीक है, आई समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। बताना है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है।
ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार देखने को मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर वहीं पूछा जाता उत्पादन के बारे में कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में, किस देश में होता है, तब इसका आंसर चीन होता। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि जो कोयला है इसे क्या कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है काला हीरा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पॉइंट है, जैसे विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है, 5वां है। ये भंडार के मामले में बात हो रहा है, ये 5वां स्थान है। ठीक है, लेकिन उत्पादन के बारे में बात करें तो यहाँ पे तीसरा स्थान होगा। ठीक है, और प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाएगा। कब, जब उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो उत्पादन होना अलग चीज़ है और संचित भंडार होना अलग चीज़ है। संचित भंडार मतलब संचित वहाँ पे है, और उत्पादन मतलब कि हम उत्पादन कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में देखा जाए तो चीन नंबर 1 पर है, लेकिन भंडार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वही पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये चीन में होता है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गेहूँ का जन्मभूमि कहाँ माना जाता है, भारत, चीन, मलेशिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, गेहूं का जन्मभूमि मध्य एशिया को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि ये विश्व का मुख्य खाद्य फसल भी है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ये वाला ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, ये चीन करता है। ठीक है, ये 2020 का डेटा है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट डेटा नहीं है मेरे पास, 2020 का है। इसके अनुसार चीन जो है ये विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, और गेहूँ क्या है कि ये रबी फसल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कि सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। बाकी एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि चीन 2030 तक, कब, 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य रखा है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रिक कारें जो चलेंगी वो 40% इलेक्ट्रिक कारें होंगी, यानी कि ईंधन से चलने वाली कारें लगभग वहाँ पे बंद हो चुका होगा 60% तक। ठीक है, 40% तक बंद हो चुका होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी कौन है, ये TCS है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि TCS का स्थापना कब हुआ था। अगर किन्हीं को अगर पता है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये TCS का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। सवाल क्या है, सवाल सिंपल सा है, पूछ रहे आपसे कि बता रहे हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणियों में से जो दिया गया है गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है, अलग करता है, डिवाइड करता है। जैसे कहते यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे कोई है, तो इसको डिवाइड करने वाला कौन है। ठीक है, ये विंध्याचल है या हिमालय है या अरावली श्रेणी है। अगर थोड़ा सा भी अगर मैप पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सीधे आप आंसर कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्योंकि दिए गए बाकी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं इस मैप पर, तो आप देखेंगे कि गंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से है ये गंगा। ठीक है, जो कि गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है ये बिहार में, लगभग बिहार को 2 भागों में विभाजित करके निकल जाती है। तो ये गंगा का मैदान है, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दक्कन का पठार है। और यहाँ पे देखेंगे, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे है ये महाराष्ट्र को लेकर के यहाँ पे है। ठीक है, ये है दक्कन का पठार। तो और यहाँ पे देखेंगे ये विंध्य श्रेणी, देखिए ये वाला जो है ये है विंध्य श्रेणी। तो देखेंगे कि गंगा का मैदान को और ये दक्कन पठार को अलग कौन कर रहा है, ये विंध्य श्रेणी तो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या होगा, विंध्य श्रेणी ही होगा। अब बात करें अरावली कहाँ पे है, तो देखिए ये अरावली है। ठीक है, तो ये अरावली क्या लग रहा है कि ये गंगा मैदान को और ये दक्कन पठार को अलग कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी बिल्कुल किनारे में है।
ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है। और विंध्यन जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सद्भावना, ठीक है, गुडविल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, जो कि भरंस घाटी में बहती है। और इसी नीचे एक नदी है ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ताप्ती नदी जो है वो किसके उत्तर में या दक्षिण करके इस तरह से पूछ लेता है कि किधर बहती है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सतपुड़ा है ना, इसी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़, ठीक है। और ये देखेंगे मैकाल है, यहाँ पे मैकाल से देखेंगे कि जो महानदी है यहीं से निकलती है सियामा पहाड़ी से, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। हिमालय श्रेणी तो होगा नहीं, है ना, हिमाचल श्रेणी तो होगा नहीं, हिमालय श्रेणी, ये वाला हिमालय श्रेणी यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पे है दक्कन का पठार और यहाँ पे है हिमालय, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग अलग दिशा में बता रहे हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो आप लोगों को पता ही है, क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है नोट किया जाए। विंध्या, यहाँ पर होना चाहिए विंध्या श्रेणी। विंध्या श्रेणी भारत में पर्वत श्रृंखलाओं की एक असंतत श्रृंखला है। विंध्यन श्रेणी भारत में पर्वत श्रृंखलाओं की एक असंतत श्रृंखला है, ठीक है। संतत का मतलब क्या होता है, असंतत मतलब होता है क्या है, देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार हो, ठीक है। तो असंतत मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कोई इस तरह से कोई रेंज है, तो ये एक देखेंगे कि कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक कंटिन्यूअस मतलब से मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये भाग यहाँ से आया और यहाँ से फिर ये टूट करके आगे निकल गए, तो देखेंगे कि ये भाग क्या है, छूटा हुआ भाग है, फिर यहाँ से शुरू हुआ है, तो इस तरीके से ये क्या है, असंतत है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखेंगे यहाँ से कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्या हो गया, टूट गया, फिर यहाँ से चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो विंध्य श्रेणी में कुछ ऐसा ही है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यह संतत है, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे जो पूर्वी घाट भी है ना आपका, ये वाला पूर्वी घाट, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ये असंतत है। जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट तो कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो पूर्वी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी घाट जो है इधर से देखेंगे, ये पूर्वी घाट ये असंतत है, जबकि पूर्वी पश्चिमी घाट जो है वो संतत है। और दोनों लाकर कहाँ मिलती है, नीलगिरी के पहाड़ी पास मिलती है, ठीक है, नीलगिरी की ये जो हिल्स है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बिल्कुल सही है, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब देखेंगे कि ये कहाँ है विंध्य श्रेणी, ये रहा आपका विंध्य श्रेणी, तो ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत, इसको अलग कर रहा है कौन, विंध्य श्रेणी। सतपुड़ा भी कह सकते हैं, सतपुड़ा भी इसको अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, ठीक है, लेकिन विंध्य श्रेणी भी तो कर रहा है ना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रहा है। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, जो ये रेंज देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर है अगला पॉइंट, विंध्य श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और अरावली श्रेणी के पूरब में स्थित है। बिल्कुल सही। देखिए विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी कहाँ पे है, तो ये वाला रहा विंध्य श्रेणी, ये वाला विंध्य श्रेणी, फिर से ये रहा विंध्य श्रेणी, और ये कह रहा है कि यहाँ पे कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में है। तो देखिए ये सतपुड़ा श्रेणी है और इसके उत्तर में है ना, ये उत्तर में, ऊपर तो उत्तर ही है, ये उत्तर में है, और अरावली श्रेणी के पूरब में है, तो ये अरावली श्रेणी है और इसी के ये पूरब में है, ठीक है। कुछ इस तरह से डायरेक्शन देखेंगे तो ये पूरब में है, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला से होकर के बहती है। जो नर्मदा नदी है ये यहाँ पर देखेंगे, ये वाला नदी, हमने कहा था ना कि ये दोनों नदी है, ये रहा आपका, फिर से ये जो रहा आपका ये वाला विंध्या, और ये रहा आपका सतपुड़ा, इसी के बीच से होकर तो बहती है ना, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि विंध्या श्रेणी से, है ना, विंध्या श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल है, बेतवा है, केन है, काली सिंध है और पार्वती है, ठीक है। तो ये सब नदियों को ध्यान में रखना है। ये सभी नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध जो है, पार्वती है, सब नदियाँ विंध्या श्रेणी से निकलती हैं, ठीक है। और ये उत्तर की तरफ बहती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, केन, बेतवा, चंबल, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस कुछ इस तरह से भारत है ना, तो अगर ये डायरेक्शन में बह रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये पूरब की तरफ बह रहा है। अगर ये डायरेक्शन में बह रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये पश्चिम की दिशा की ओर बह रहा है। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि बताना है कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रवाहित नहीं होती हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो कौन नहीं हो रहा है यहाँ पे,
तो देखिए गंगावली, नर्मदा और गोदावरी, इन तीनों ऑप्शन में देखा जाए तो गोदावरी नदी देखेंगे ये पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, लेकिन गंगावली और नर्मदा जो है ये दोनों नदियाँ देखेंगे कि ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, गंगावली और नर्मदा जो है वो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, गोदावरी पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि गंगावली और ये नर्मदा, ये दोनों नदियां हैं वो जो कि पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, अब बात करें ये दोनों नदियां हैं कहाँ, तो एक तो नदी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये तो नर्मदा नदी के बारे में तो बता दिया था, यहाँ पे है ये नदी ऐसे निकलती है इस तरीके से। ठीक है, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच से निकलती हुए बहती हुई ये पूरब की दिशा में, ये पश्चिम की दिशा में इस तरीके से निकलती हैं। और यहाँ पे है एक जो कर्नाटक का एरिया वाला एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी नदी? ये गंगावली, जो कि कर्नाटक में है, और ये भी किधर बहती है? ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी कुछ पॉइंट है जैसे कि याद रखना चाहिए। पॉइंट है कि भारत के कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भाग में बहने वाली एक नदी है, कौन? ये गंगावली। ठीक है, यह धरवाड़ जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में श्याममाला नदी के नाम से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, ये पूर्व की दिशा में नहीं बहती है। गंगावली नदी उत्तर कन्नड़ जिले में अंगोला के पास अरब सागर में ये विलय हो जाती है। ठीक, नर्मदा नदी भरंस घाटी से होकर बहती है तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अब आया है यहाँ पे ज्वारनद मुख, तो ध्यान रखना है कि जो भी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जितनी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं वो सभी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, माफ़ कीजिएगा ना। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पे होता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर, यहीं से निकलती है गोदावरी नदी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? सवाल है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? रेगूर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। काली मिट्टी के बारे में याद रखना है कि काली मृदा मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होने के कारण गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, जिससे कि प्रतीत होता है कि इनकी स्वतः जुताई हो गई है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि काली मिट्टी का काला रंग उसमें ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा के टाइटेनियम मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। और काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता भी होती है, ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने नोट किया है तो इसको आप लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बताना है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन हो अगर पूछा जाए तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, अगर उत्पादन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश और भंडार पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी कुछ और भी पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, 2-3 पॉइंट, जैसे कि भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है, ये ठीक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखंड की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, मलाजखंड ध्यान में रखिएगा, ये बालाघाट में पड़ता है और ये बालाघाट जिला कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं याद रखना है कि राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा तांबा भंडार है और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? बताना है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी ध्यान रखिएगा कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ का मैदान विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग के केंद्र है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है, वस्त्र उद्योग का केंद्र यहाँ पे भीलवाड़ा है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि भारत का प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, तो ये सूती वस्त्र का ही है। ठीक है, और ये भीलवाड़ा कहाँ पे है? तो याद रखना है, राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक सूती या कॉटन वस्त्र के मिलें भीलवाड़ा में है, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। देश में अहमदाबाद के बाद डेनिम का उत्पादन में भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बाकी कुछ और भी पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, क्या क्या है देखिए ज़रा, इसको याद रखिएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो ये कानपुर कहा जाएगा। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र का राजधानी किसे है कहा जाएगा, तो ये मुंबई को कहा जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, तो ये कोयम्बटूर को कहा जाएगा। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है या तो मैनचेस्टर कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, बोस्टन और मैनचेस्टर। तो याद रखना है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, बोस्टन और मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? बताना है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप देखें, इसका सही आंसर यहाँ पे चंडीगढ़ होगा। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये जम्मू कश्मीर वाला जो केंद्र शासित नहीं बना था तब तक ये चंडीगढ़ इसका आंसर था, लेकिन अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर होना चाहिए। एक बार इसे आप ज़रूर एक बार इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, या फिर किसी वीडियो में हम इसे क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विकल्पों के अनुसार यहाँ पे चंडीगढ़ होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका सही आंसर, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखेंगे कि वहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र है, क्योंकि ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ और भी पॉइंट है जो ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 24.62% है। 2019 की अपेक्षा 2021 में वन क्षेत्र में इतना यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत में कौन होगा, मिजोरम होगा। ठीक है, सर्वाधिक वन पूछा जाए तो राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, और सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वो वन जो है वो वहाँ पे 33% से अधिक है। कितने राज्यों में, 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे कि 33% से अधिक वहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सोमेश्वर श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, ज़रा समझते हैं मैप पर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका शिवालिक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये वाला क्या है, निम्न हिमालय है, और ये है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। ठीक है, तो ये वाला आपका है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, इसके बीच वाला है आपका निम्न हिमालय या फिर कह सकते हैं कि निचला हिमालय, और ये है आपका शिवालिक जो सबसे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर वाला। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी अब कहाँ पे है, तो देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा बिहार,
और बिहार पे यहाँ पे है सोमेश्वर श्रेणी, यहीं पे है ना। आप देखेंगे जब मैप पर तो यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये किसका भाग है, तो जाहिर सी बात है ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, सोमेश्वर श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, बताना है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, महानदी, गंगा, यमुना, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। ठीक है, महानदी तो देखेंगे कि मैकाल पर्वत से निकलती हैं और वो उड़ीसा होते हुए निकल जाती है। ठीक है, यमुना नदी फिर देखेंगे कि यमुना नदी यहाँ पे आप उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और जा करके ये इलाहाबाद में, यूपी में इलाहाबाद स्थल है जहाँ पे आज उसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, वो तो बिहार पहुँचती भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा बी। ठीक है, बाकी गंगा के बारे में क्या क्या हम लोग को जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो लगभग बिहार के प्रांत के मध्य भाग से प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार के स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित करती है। बिहार में गंगा नदी का वह प्रतिरूप वृक्षाकार है। ठीक है, कैसा है, वृक्षाकार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। और बात करें इसकी बिहार में किस जिला में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो ये पटना जिला। ठीक है, जहाँ पे 99 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, यानी कि सीमा लगती है गंगा का। इस बात है, बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। उसमें से एक जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक लंबाई दूरी तय करती है, वो कौन सा है, गंगा, ये पटना है जो कि 99 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। गंगा नदी बिहार के 9 प्रमंडल में से सिर्फ मगध और कोसी प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी बिहार के 9 प्रमंडल है बिहार में, उसमें से देखेंगे कि 2 ही प्रमंडल ऐसा है जिसमें गंगा नदी वहाँ से प्रवाहित नहीं होती है, मगध और कोसी प्रमंडल। ठीक है, इस बार ध्यान रखना कि उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, चौर कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान का जो निम्न भूमि है वर्षा के समय में पानी से ये भरा रहता है, जिसे हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, चौर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलपत्थर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलपत्थर पद जो है वो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने एक चार्ट ले रखा है, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए मृदा है ये तराई, ये कहाँ है, इसका लक्षण क्या है, लक्षण इसका है कि इसमें रेत, कंकर युक्त भूरा एवं हल्का पीला देखने को मिलेगा। कहाँ किस क्षेत्र देखने को मिलता है, ये चंपारण से किशनगंज तक देखने को मिलता है। इसमें से कौन से फसल ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे खेती की जाती है इसमें, तो धान, पटसन और गन्ना का। एक है मृदा बलसुंदरी, ध्यान रखिएगा सभी जो मिट्टी है ना ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, बिहार में। तो ये बलसुंदरी जो है ये यहाँ पे देखेंगे इस मिट्टी में, इसका खासियत क्या है, तो इसमें चूना और झार युक्त गहरा भूरा सफ़ेद होता है। ठीक है, तो चूना पाया जाता है। ठीक है, और ये भूरा और सफ़ेद कलर का होता है। कहाँ है इसका क्षेत्र है, तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा और सारण जिला में। इसमें गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू की खेती की जाती है। इसी तरह से को टाल का भी पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है टाल के बारे में। तो टाल लगता है पता नहीं क्या है, तो टाल एक मिट्टी का प्रकार है जो कि दूसरा रंग का होता है। ये पटना, बाढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और मुंगेर एवं भागलपुर, ठीक है, इन जगहों पर देखने को मिलता है। बाढ़ में से शायद जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे दलहन, तिलहन और गेहूँ की खेती अच्छी की जाती है टाल का वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह का कुछ मिट्टी है। ठीक है, इससे हम अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग का और भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इतना भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो याद होता है तो कर लीजिए। वैसे हम इसे एक एक क्वेश्चन हर सेट में लेते रहेंगे, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, भोजपुर, नवादा, रोहतास। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे भोजपुर, नवादा, रोहतास से जो देखेंगे कि वन से आच्छादित है। ठीक है, बाकी कुछ कुछ पॉइंट है, नोट कीजिए।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है? 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल भूमि का कितना क्षेत्रफल में कितना है, परसेंट में कितना है? ये है 7.84%। और बिहार में सबसे अधिक वन आवरण जिला वाला जिला कौन सा है? ये कैमूर है, जहाँ पे 31.56% देखने को मिलता है। वहीं बात करें बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? ये है शेखपुरा। और यहाँ पे देखें, जो देखा जाए तो 0.17%, मतलब 1% भी यहाँ पे वन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम आवरण वाला जिला है ये शेखपुरा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कोयला खनन का, पर्यटन का, ताप विद्युत शक्ति का, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर, पटना, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, बिहार शरीफ, किशनगंज, गया है ना। तो इस सब जगह पर देखेंगे कि वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 25%, 33.9%, 38%, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? ये है आपका, तो ध्यान रखिएगा, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर है 43.9%। कितना? 43.9%। इसका मतलब है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 43.9%। ठीक है, ये ग्रामीण साक्षरता दर है। बाकी कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि बिहार का साक्षरता दर कितना है? 62.82%। महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 51.50%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास है, ये 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो ये पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। ठीक है, तो देखेंगे सर्वाधिक वाला में जितना भी है ना, सब रोहतास ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अब इसे स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए। चलिए, ये सहरसा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताना है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, उपर्युक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, इसमें से दिए गए ऑप्शन में ब्राह्मणी नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है वो सबसे कम है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये उड़ीसा राज्य की एक मौसमी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ होता है? झारखंड के दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी कावेरी और महानदी नदी के बारे में तुमने कई बार बताया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, ये हैदराबाद अफगानिस्तान में भी, माफ़ कीजिएगा, ये भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बाकी नोट कीजिएगा कि हैदराबाद मूसी नदी पर अवस्थित है, और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है। पाकिस्तान के हैदराबाद को इत्र का शहर के नाम से भी जाना जाता था। अब फिलहाल वहाँ शायद वहाँ पे इत्र का उतना उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जाना जाता था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कुछ और भी अपना राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, संडे वाला जरूर बताइएगा कि संडे वाला टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार ज्योग्राफी से होगा। उसमें सिर्फ एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा वो बिहार ज्योग्राफी से संबंधित होगा। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।